तो बांग्लादेश में सरकार वर्सेस ऑल शो किया गया, सरकार के खिलाफ माहौल बनाया गया, पूरी लॉबी उतर गई सामने, और ऐसा हो गया कि सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ा। फौज जो है वो प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी हो गई, सरकार के मुखिया को वहां से भागना पड़ा, उसके नेताओं को भागना पड़ा, जो नहीं भागे वो गिरफ्तार भी हुए, मारे भी गए। एक बात। तो अब वहां के जो सरकार में अब जो बैठे लोग हैं वो क्यों नहीं इस एट्रोसिटी को या इस तरह के मारपीट को या लूटपाट को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, और वो क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि तुम्हारा मुद्दा तो था रिजर्वेशन, तो तुम कैबिनेट में 2 स्टूडेंट लीडर को भी ले लिया गया, ये भी आपके संज्ञान में होगा, 2 स्टूडेंट लीडर को कैबिनेट में लिया गया। जो जमात इस्लामी पर इल्जाम है कट्टरवाद फैलाने का, उनके लोगों को भी कैबिनेट में ले लिया गया। उसके बाद प्रचार यह किया गया कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में सरकार चलेगी जब तक चुनाव नहीं हो जाए। तो नोबेल पुरस्कार विजेता का जब नाम आया तो लोगों को लगा कि यार ये तो अच्छा आदमी है। अभी मंदिर के दौरे भी करे उन्होंने, अभी उन्होंने मंदिर के कल परसों दौरे भी किए, और इसका मतलब है कि वो पैचअप करने में लगे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में इतना जानना है कि वो 1 नंबर का ब्याजू है, अर्थशास्त्री भी उसको कहा जाता है, और उसको नोबेल मिला है माइक्रो फाइनेंस के कारनामे में, जो उसने ग्रामीण बैंक को डेवलप किया है, यानी गांव तक ब्याज का निजाम जो पहुंचा दिया है, उसके लिए उसने वाहवाही करके उसको अमेरिका ने दिलवा दिया। वो अमेरिका का पिट्ठू है 1 नंबर का। और एक बात बार बार इसको दिखाइए कि ये मोहम्मद यूनुस खुद निर्वासन की जिंदगी जी रहे थे। वो जब तख्ता पलटा है तब सेना ने बुलवाया, मोहम्मद यूनुस भारत में नहीं थे, उन पर खुद करप्शन के चार्जेस थे, घोटाले के आरोप थे, वो विदेश में रह रहे थे, और इनके कई नेता जिन पर पहले से घोटाले के आरोप थे, सच या झूठ, वो सब विदेश में थे, और उन सबको बुलवाया गया है। इजराइल के बारे में यहाँ के भारत के हिंदुओं को ये जान लेना चाहिए, मैंने उन हिंदुओं को मैं कह रहा हूं जो इजराइल के पक्ष में खड़े होकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उनको मैं कह रहा हूं, इजराइल की पूरी आबादी में बड़ी आबादी मुसलमानों की है। वहां के लोकसभा में जो मेंबरान है पार्लियामेंट के, वहां के पार्लियामेंट के 4 से 5 मुस्लिम मेंबर है। इजराइल की बात कर रहा हूं, इजराइल। वहां एक पार्टी भी है इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी, यानी मजलिस जैसी पार्टी, जो भारत में जैसे मजलिस है ना, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो वहां मुसलमानों की एक पार्टी है, सियासी पार्टी। और नेतन्याहू से पहले जो गठबंधन की सरकार थी उसमें वो पार्टी शामिल भी थी, दोनों बात समझ लें। तो आज फलस्तीन पर हमले हो रहे हैं, या हिजबुल्लाह से जंग लड़ रहा है इजराइल, या ईरान से इजराइल लड़ रहा है, तो वहां का मुसलमान किसके साथ है? इजराइल के साथ है ना। वो मुसलमान फौजी भी होगा, सिर्फ यहूदी फौजी तो है नहीं, क्योंकि आबादी मुसलमानों की भी है, आबादी ईसाइयों की भी है, माइनॉरिटी में वो है, लेकिन आबादी है वो अपने देश के साथ है। यही राष्ट्रवाद है। जहां आपस में रिश्ते अच्छे होते हैं वो राष्ट्रवादी सोच होता है, और जहां धर्म या बहुसंख्यकवाद हावी होता है वो राष्ट्र के पतन का कारण बन जाता है। भारत में भी ये सोच पनप रही है, हिंदू राष्ट्र बनेगा, मुसलमान का क्या मतलब है, फला क्या करेगा। किस किस से निपटोगे भाई? तो निमटते ही रह जाओगे तो देश ही निमट जाएगा। अगर आप निमटते ही रहेंगे, भाई भाई लड़ते ही रहेंगे, भाई भाई नोक झोंक करते ही रहेंगे, तो विकास और तरक्की का पैमाना कहां से आपके? अशांति विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा है, और शांति विकास की जननी है। भारत में जो लोग बांग्लादेश को आधार बनाकर उपद्रव मचा रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं उनको कि जिन शक्तियों ने बांग्लादेश में अशांति फैलाई है, उन्हीं शक्तियों का इरादा यह है। अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति कोई और है। सरकार को बयान देना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी को बयान देना चाहिए था कि अब तक के तमाम रिपोर्टों से, जितने इनके रॉ के रिपोर्ट्स हैं या जो विदेश के मामलों में मैंने संगठन भारत का काम करता है, उसकी रिपोर्ट में इनको क्या पता चला? चाइना ने तख्ता पलट कराया या अमेरिका ने? ये भी एक बात होनी चाहिए। शेख हसीना ने तो अमेरिका पर आरोप लगाया, वो हमसे एक बेस मांग रही थी, फौजी अड्डा मांगा जा रहा था, हमने नहीं दिया, इसलिए ऐसा हुआ। आपको याद होगा इमरान खान ने भी आरोप लगाया था कि हमारे साथ जो है अमेरिकी मुदाखलत है, जिसकी वजह से हमें कैद किया जा रहा और हमें परेशान किया जा रहा। तो अब मसला यहां पर यह है कि अमेरिका परस्त है पाकिस्तान बांग्लादेश, या चीन परस्त है। ये भारत अगर नहीं समझेगा और भारत के लोगों को नहीं बताया जाएगा तो उन शक्तियों के जाल में हम फंसेंगे जिसमें अभी फंस रहे हैं कुछ लोग। एक शक्ति है जो भारत और भारत के पड़ोसी को अस्थिर करना चाहती है। अस्थिरता का सबसे आसान फार्मूला है धार्मिक उन्माद।
ऐसे अस्थिरता आप कांग्रेस वर्सेस भाजपा में कभी अस्थिरता नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स में कोई अस्थिर नहीं होता, एक हार जाएगा एक जीत जाएगा, लेकिन धार्मिक उन्माद में हार जीत इतना आसानी से नहीं होता, लंबा चलता। ठीक है, मान लीजिए भारत में अल्लाह न करे, ईश्वर न करे कभी ऐसा हो कि जरूरत से ज्यादा यहाँ उग्र हो जाए लोग मुसलमान के खिलाफ, तो क्या 2 दिन में निमट देंगे? 5 दिन में रुक जाएगा? नहीं रुकता। गुजरात कितने दिनों तक चला था? भागलपुर कितने दिनों तक चला था? 8-7 महीने भागलपुर में दंगा चले थे, 3 महीना तो कर्फ्यू था वहां। तो एक शहर में कंट्रोल करने में आपको 4 महीने लग रहे हैं, पूरे देश का वातावरण अगर बिगड़ेगा तो क्या होगा? तो गृह युद्ध कराने की योजना पर चाइना भी काम कर रहा है, अमेरिका भी काम कर रहा है, रसिया को छोड़कर। रसिया इन चक्करों में नहीं पड़ता, रसिया पक्का दोस्त था, लेकिन आज के फॉरेन पॉलिसी में रसिया को किनारे कर दिया भारत ने, और कहीं ना कहीं वो अमेरिका के करीब जा रहा। अमेरिका की पॉलिसी पूरी दुनिया के हुकूमतों को अस्थिर करना, कठपुतली सरकार बनाना, ये उसकी ओपन पॉलिसी है। उसने इराक में करके दिखाया, उसने सीरिया में करके दिखाया, उसने यमन में भी करने की पूरी कोशिश की। अगर ईरान और रूस उसमें ना घुसता तो यमन में वो कठपुतली सरकार अमेरिका की होती। वो तमाम जगहों पर, ये इसराइल भी अमेरिका का कठपुतली सरकार है जो नेतन्याहू है, जो अमेरिका हरी झंडी दिखाता वही ये करता है। तो अमेरिका की तमाम दुनिया के मुल्कों में ये कोशिश रहती है कि हमारे मन मुताबिक की एक सरकार बने। तो क्या वो भारत में कोशिश नहीं कर रहा होगा? तो ये वो लोग जो धर्म के नाम पर भारत में उन्माद फैला रहे हैं, बांग्लादेश को आधार बनाकर, ये अमेरिका के दलाल और एजेंट हैं। ये वही लोग हैं, उनकी मंशा की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, तो कांधे से कांधा मिलकर, कदम से कदम मिलाकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा लड़कर और किसी को दबाकर और किसी को मारकर और किसी को लूटकर और किसी को भगाकर कभी विश्व गुरु कोई नहीं बन सकता है। बांग्लादेश जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था, आप देखेंगे अगले साल फिर रिपोर्ट आएगी, इकोनॉमिकल रिपोर्ट्स भी आते हैं ना भाई, जीडीपी का क्या रहा, ग्रोथ कितना कम हुआ, ज्यादा हुआ, इस सेक्टर में क्या हुआ, उस सेक्टर में क्या हुआ, रिपोर्टें आती हैं। आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर रिपोर्ट आएगी, और अभी के 23-24 वाले रिपोर्ट और 24-25 वाले रिपोर्ट को आप लोग एनालाइज करेंगे, मुझे लगता है बांग्लादेश पीछे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि जिन जिन देशों में इस तरह की घटना घटती है वो देश पीछे चला जाता है। ईश्वर न करे, अल्लाह न करे कि हमारा देश पीछे जाए। हकीकत में हमको आगे जाना चाहिए। दुनिया की बड़ी आबादी रखने वाला भारत है। भारत वाकई महान है, लेकिन इसकी महानता तब दुनिया मानेगी जब हमारे यहाँ शांति के साथ हम विकास की ओर बढ़ेंगे। बहुत चुनौतियां हैं। चुनौतियां तो इतनी है कि आपके पड़ोस में इतनी बड़ी घटना घट गई, आप कुछ नहीं कर सकते। भारत का एक भी हिंदू मुसलमान बताए कि भारत सरकार ने क्या किया? कोई टांग अड़ाया, हाथ अड़ाया, कुछ अड़ाया? नहीं अड़ाया ना। इसका मतलब सीधा सा है कि अभी भारत उस स्थिति में नहीं। श्रीलंका में इतनी बड़ी घटना घट गई, राजीव गांधी के जमाने में शांति सेना भेजी गई थी, मोदी जी के जमाने में कोई सेना नहीं गई, टांग ही नहीं अड़ाया, हाथ भी ना अड़ाया, लुट गया, पिट गया, सरकार गिर गई, बन गई, जो हो रहा होने दे भाई, हमें नहीं मतलब। एक छोटा सा पिद्दी का शुरू हुआ, इतना बड़ा देश है मालदीव। आउट मोदी, आउट इंडिया, गो इंडिया, न जाने क्या क्या वहां नारे लग रहे थे। मोहम्मद मोइजू की पार्टी ने ये माहौल बनाया था एंटी इंडिया, और चुनाव में वही जीत गई, वही राष्ट्रपति बन गए। मतलब क्या है? आपकी फॉरेन पॉलिसी कहां डगमगा रही है? मालदीव की ये हिम्मत, अरे मालदीव को तो हम जबरन कब्जा कर लेंगे, अमेरिका होता तो अब तक कब्जा कर लिया होता, लेकिन आप नहीं कर सकते। मालदीव में इनडायरेक्टली चाइना और पाकिस्तान का इंटरफेयर बढ़ गया और भारत के कदम पीछे आ गए। क्या मतलब? अफगानिस्तान आपके काबू में नहीं है, पाकिस्तान तो आपका खुला दुश्मन है, चाइना जो है वो श्रीलंका को पूरी तरह से अपने घेरे में ले चुका है। अब बांग्लादेश में भी अगर चाइना अमेरिका का इंटरफेयर है तो आपका क्या है? आपका तो कहीं कुछ नहीं। बगल में बर्मा है, वहां निरंकुश सरकार है, वहां जो है तानाशाह सरकार है, वहां डेमोक्रेसी खत्म है। जो थी वहां की आन सान सूकी, जो निर्वाचित प्रधानमंत्री थी, उसे जेल में रखा गया। भारत की कोई भूमिका नहीं। भारत को चाहिए था कि अपना प्रभुत्व, अपना रोब माने अपने पड़ोसियों पर पूरा डाला जाए, तभी आपको मजबूत समझा जाएगा। कैसे तानाशाही सरकार चल रही है बर्मा में? क्यों नहीं वहां इलेक्शन हो रहा? अमेरिका बोल सकता है, ब्रिटेन बोल सकता है, जर्मनी बोल सकता है, भारत नहीं बोल रहा कि भाई चुनाव कराओ, यूएनओ में बोलो, यहां बोलो। बोलेंगे तभी तो पता चलेगा, लेकिन आप नहीं बोलते।
भारत का मानना है कि हम किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। तो फिर भारत के वो लोग चिंटू पिंटू वो क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो उनकी नीतियों का अनुसरण क्यों कर रहे हैं, वो भारत में क्यों नफरत और इसको बढ़ावा दे रहे हैं? जब आप किसी के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तो फिर बांग्लादेश में मरने दीजिए हिंदू को, फिर मुसलमान पर क्यों हमले कर रहे हैं? बात समझिए, या तो हम इंटरफेयर करेंगे, खबरदार जो तुमने अल्पसंख्यकों पर हमला किया, खबरदार जो तुमने हिंदुओं को मारा या पीटा, खबरदार जो तुमने मंदिरों पर हमला किया, भारत सक्षम है इस हमले को रोकने में। ये बयान दीजिए ना भाई, भारत सक्षम नहीं है। और ये चिंटू चौधरी पिंटू चौधरी जो है भीख मांगने वाले और कचरा चुनने वाले को मारने में सक्षम है, यही विश्व गुरु बन रहे हैं आप। इसलिए भारत के हिंदू मुसलमानों को ये समझना होगा मेरे भाई कि ये कचरा चुनने वाले, भीख मांगने वाले, बर्तन बेचने वाले, फल बेचने वाले और सड़क पे पंचर लगाने वाले को मारकर अगर विश्व गुरु आप बनना चाहते हैं तो ऐसा विश्व गुरु आपको मुबारक हो। हम तो चाहते हैं विश्व गुरु वो कि यहां बोले तो वाशिंगटन दहल जाए, अगर दिल्ली में बोला जाए तो मॉस्को दहल जाए और दिल्ली में बोला जाए तो बीजिंग दहल जाए। वो धाक जब तक नहीं होगी तो हम विश्व गुरु नहीं होंगे।